हाय, वेलकम टू ज्ञान कुंज। कैसे हो आप सब? जैसे कि आपको पता है कि हमने हमारी इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑफ द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें आज हम उस चैप्टर के जो सेकंड टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश जब यहाँ से गए तो उस टाइम वो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा देकर गए थे। ठीक है, तो वन बाय वन हम उन पॉइंट्स को देखते हैं कि वो कैसा एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे पास छोड़कर गए थे। ठीक है, तो जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो मेन पॉइंट हमारे उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में हम जो पढ़ेंगे वो क्या है। देखो, हमारी जो पॉपुलेशन थी ना, एग्रीकल्चर सेक्टर पर हमारी 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है। ठीक है, और हमारी इकोनॉमी को, इसलिए हम अपनी इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? अग्रेरियन इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो जब अंग्रेज यहाँ से, ब्रिटिश हमें छोड़कर गए थे, तो हमें वो कैसी एग्रीकल्चर सेक्टर देके गए थे जिसमें डीप स्टैग्नेशन था, क्रोनिक बैकवर्ड सेक्टर वो हमें देकर गए थे, इस बैकवर्डनेस देकर गए थे इस सेक्टर के अंदर। ठीक है, और ये कैसे हमें एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़कर गए थे, इसको हम 7 की फीचर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो 7 फीचर्स में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसा वो हमारा एग्रीकल्चर हमें देकर गए थे, कैसा छोड़ कर गए थे। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखते हैं हम 7 फीचर्स कौन कौन से थे। ठीक है, तो जब हम 7 फीचर्स की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी में जब एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं 7 पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, तो 7 पॉइंट्स में फर्स्ट जो हमारा पॉइंट आ जाता है, फर्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि उस टाइम जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या थी? लो थी। ठीक है, और प्रोडक्शन भी लो थी। सेकंड क्या था कि उन्होंने एक्सप्लॉइटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम किया था। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन। डी है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, गर्ल्स बिटवीन ओनर्स एंड डीलर्स। ठीक है, और स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग थी, और सबसिस्टेंस आउटलुक था। तो इस 7 पॉइंट्स के अंदर हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसा एग्रीकल्चर सेक्टर था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का वन बाय वन अब इनको डी स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो मेन सबसे पहले तो हमें वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखे गए थे, लो प्रोडक्शन देखे गए थे और प्रोडक्टिविटी देखे गए थे। तो पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है। प्रोडक्शन मीन्स बच्चे क्या होता है? टोटल आउटपुट। और प्रोडक्टिविटी मीन्स क्या होगा? आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो जब हमें ब्रिटिश छोड़कर गए थे, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों ही एक्सट्रीमली लो थी। ठीक है, दोनों ही बहुत ज्यादा हमें लो देके देते एट द इंडिपेंडेंस। फार्मर्स के पास रिसोर्सेज बिल्कुल ही कम थे, लैक ऑफ रिसोर्सेज था। ठीक है, एज वेल एज इंसेंटिव टू इम्प्रूव फार्मिंग, और उनके पास फार्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी इंसेंटिव नहीं थे। तो वो ऐसी हमें प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन देकर गए थे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल के अंदर बिल्कुल लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी थी, जिसको हमने कुछ डाटा में देखा है कि जो 1947 में और 2023-24 से हम कंपेयर करते हैं तो हमें 5.4 लोअर पॉइंट था वीट के प्रोडक्शन में। ऐसी डिफरेंट क्रॉप की दे रखी है जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट डाटा दिया हुआ है, लेकिन हमें सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डाटा की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी ये समझाने के लिए था आपको। सेकंड हमारा पॉइंट आ जाता है एक्सप्लॉइटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, हमारा जो एक्सप्लॉइटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम है, ये ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? जमींदारी सिस्टम बोलते हैं। अब इस जमींदार सिस्टम में था क्या? इस ये क्वेश्चन अपने आप में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 मार्क्स में ओनली आपसे जमींदारी सिस्टम के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम क्या था? एक ब्रिटिश ने क्या किया था? एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनाया था, जिसमें कौन कौन लोग थे?
इस ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में तीन लोग थे, तीन लोग थे। एक तो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, दूसरा था जमींदार और तीसरा था टीलर्स ऑफ द सॉइल। मीन ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में तीन को रखा गया था, जिसमें एक तो गवर्नमेंट खुद थी, दूसरे थे जमींदार। जमींदार कौन थे? जो ओनर ऑफ द सॉइल थे, ठीक है, जिनको उन्होंने लैंड का ओनर बनाया था। और तीसरे थे टीलर्स ऑफ द सॉइल, मतलब जो लेबर, जो वहां पर क्या कर रहे थे, सॉइल पर काम कर रहे थे। तो इन तीनों को इस ट्रायंगुलर रिलेशनशिप के अंदर ये थे। और मोस्टली ये जो जमींदारी सिस्टम था ना, ये कहाँ पर ज्यादा पॉपुलर हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी में। ये आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है कि जमींदार सिस्टम इम्प्लीमेंट कहाँ पर ज्यादा हुआ था? वो था बंगाल प्रेसिडेंसी में, ठीक है। तो अब ये जमींदारी जो सिस्टम है, ठीक है, इसकी फीचर्स क्या क्या थे, क्या कुछ था इस सिस्टम के अंदर, ये कैसे काम करता था? इसमें क्या था कि जो जमींदार लोग थे, ठीक है, जमींदारों को क्या किया गया था? परमानेंट ओनर ऑफ द सॉइल डिक्लेयर किया था। क्या किया था ब्रिटिश ने? जो गवर्नमेंट, जो जमींदार थे, उनको परमानेंट ओनर ऑफ द सॉइल बना दिया। प्रॉफिट जो भी आता था कल्टीवेशन से, वो कौन लेता था? जमींदार लेते थे, ना कि वो जो टीलर्स थे। टीलर्स जो सॉइल पर काम कर रहे थे, उनको प्रॉफिट नहीं मिलता था। प्रॉफिट सामने वाले किसको मिलता था? जमींदार को मिलता था। अब जमींदार क्या करते थे? जमींदार क्या करते थे? फिक्स सम गवर्नमेंट को देते थे एज अ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो जमींदार से लैंड रेवेन्यू में कुछ ना कुछ अमाउंट लेती थी, ठीक है, जो कि पहले से फिक्स होता था, ठीक है। तो मैक्सिमम रिवेन्यू जो भी टीलर से होता था, वो सारा का सारा जमींदार ले जाते थे, ठीक है। वो ये उन्हें जो टीलर्स को कुछ भी नहीं देना होता था, चाहे वो कितने भी गरीब थे, ठीक है। और इसके अलावा वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ भी नहीं करते थे। ना तो वो एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव करते थे, ना ही वो टीलर्स ऑफ सॉइल्स को कुछ भी प्रॉफिट का पार्ट देते थे। तो इस तरह जमींदार सिस्टम वर्क करता था, ठीक है। अब जो जमींदार सिस्टम ब्रिटिश ने अप्लाई तो कर दिया, ब्रिटिश ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, लेकिन इसका फिर इम्प्लीकेशन क्या आई, ठीक है। जमींदार सिस्टम आने के बाद इसकी इम्प्लीकेशन क्या आई, वो हम देखते हैं। देखो, जब इसकी इम्प्लीकेशन की बात करते हैं, तो इम्प्लीकेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या थी? हमें दिख रहा था कि टिलर का क्या हो रहा है? एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन हुआ टिलर्स का, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? रिवेन्यू रेट इंक्रीज होते रहते थे, फ्रीक्वेंट इंक्रीज होते रहते थे। टिलर तो जो थे वो लैंडलेस लेबर बन गए थे। सारा जमींदार क्या हो गए थे? जमींदार तो और ज्यादा वेल्थी होते जा रहे थे, और टिलर को स्वयं और ज्यादा गरीब होते जा रहे थे, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रीम ऑफ जो टिलर ऑफ द सॉइल थे, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जा रहे थे और इंडेप्टनेस में जा रहे थे। तो ये था तुम्हारा जमींदार सिस्टम। अगर आपको क्वेश्चन आता है जमींदार सिस्टम का ओनली, तो आपको एक ट्रायंगुलर शेप में ऑफ रिलेशनशिप के बारे में बताना है, इसकी फीचर्स बतानी है और इसके इम्प्लीकेशंस को बताना है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि एग्रीकल्चर के टाइम हमें क्या कैसा वो ब्रिटिश छोड़कर गए थे, तो उसमें क्या है, तो अगला पॉइंट है हमारा 3.4, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्थ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या था? देखो, ब्रिटिश ने क्या किया कि हमारे यहाँ पर ब्रिटिश के आने से पहले जो एग्रीकल्चर था वो कैसा था? वो सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन होती थी, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी यहाँ पर। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग फूड फॉर ओन यूज, ठीक है, अपने यूज के लिए ही प्रोडक्शन की जाती थी। लेकिन जब ब्रिटिश यहाँ पर आए, तो ब्रिटिश ने बिल्कुल इसको चेंज कर दिया। वो चाहते थे कि जो फार्मर्स हैं, उनकी ब्रिटेन की जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, उनके लिए क्या करें? प्रोडक्शन करें, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? इसका फोर्सफुली कमर्शियलाइजेशन किया, मतलब शिफ्ट किया सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन टू कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप फॉर द मार्केट, ठीक है। तो अब फार्मर को फोर्स किया जाता था कि वो ब्रिटिश की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करे,
ताकि ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज में उन प्रोडक्शन को वो क्या कर सके, यूज कर सके। ठीक है, फार्मर्स को क्या चाहते थे, फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि वो इंडिगो की प्रोडक्शन ज्यादा करें, क्योंकि इंडिगो की प्रोडक्शन की जरूरत सबसे ज्यादा ब्रिटेन में टेक्सटाइल्स मिल्स के अंदर थी। ठीक है, दूसरा था कि कमर्शियल क्रॉप जो थी वो चाहते थे, कमर्शियल क्रॉप से क्या हुआ था, फिर जब उनको सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लाए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग से जब उनको कमर्शियल फार्मिंग में लाए गए तो उनको मार्केट अनसर्टेनिटी को फेस करना पड़ता था। ठीक है, जितना वो स्विच हो रहे थे कैश क्रॉप की तरफ, उतनी उनकी क्रेडिट नीड्स क्या होती जा रही थी, इंक्रीज होती जा रही थी, जिससे वो इंडेप्टनेस में उनके ऊपर इंडेप्टनेस बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है हमारा इसमें लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, देखो जो जब हमारे पास ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे थे तो उस टाइम की गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, कॉलोनियल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट उस टाइम जो गवर्नमेंट थी और जो जमींदार थे, इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, ये किसी भी तरह से इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे एग्रीकल्चर के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी इन्वेस्टमेंट की जाए। तो इसलिए हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, हमारे पास कोई भी परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं था, सारा का सारा एग्रीकल्चर हमारा डिपेंड था रेनफॉल के ऊपर, और रेनफॉल क्या थी, अनसर्टेन है, अनरिलायबल है। ठीक है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन ट्रेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज वगैरह पर किसी भी तरह से कोई इन्वेस्टमेंट उस टाइम ना तो गवर्नमेंट की तरफ से की गई, ना ही जमींदारों की तरफ से की गई। तो इस तरह हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफी नेग्लेक्टेड किया गया था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स होगा चाहिए। देखो जब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो ब्रिटिश राज के टाइम, ब्रिटिश राज में क्या हुआ था कि ह्यूज गल्फ बिटवीन द ओनर ऑफ द सोइल एंड टीलर्स ऑफ द सोइल में देखा गया था। अमीर और अमीर हो रहे थे, गरीब और गरीब हो रहे थे, जमींदार इंजॉय कर रहे थे लग्जरी को, लेकिन जो टीलर ऑफ द सोइल थे वो और ज्यादा पॉवर्टी में जा रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि ओनर्स जो आउटपुट का जो शेयर है, ठीक है, वो इतना ही शेयर करते थे आउटपुट का जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी। ठीक है, टीलर्स ऑफ द सोइल से आउटपुट जो भी प्रोडक्शन आती थी वो इतनी ही शेयर करती थी जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था। ठीक है, ओनर का मेनली इंटरेस्ट क्या होता था, रेंटल इनकम को मैक्सिमम करना है। ठीक है, और टिलर ऑफ द सोइल को इतना ही दिया जाता था कि जितना उनका गुजारा हो सके। ठीक है, सब्सिस्टेंस जितना ही इनफ उनको दिया जाता था। ठीक है, टिलर ऑफ सोइल के पास ना तो कोई इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होता था, ठीक है, और ओनर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होते थे। टेलर्स के पास पैसा ही नहीं था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जो ओनर्स थे कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं थे। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हमें स्टैग्नेशन एंड बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर मिला। तो ये हमें फेस करना पड़ा था उस टाइम। ठीक है, तो ये हुआ था हमारा जब ब्रिटिश राज थे, तो गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सोइल एंड टीलर्स ऑफ द सोइल में इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग में क्या होता है, देखो जब हम लैंड होल्डिंग की, उस टाइम जो लैंड होल्डिंग थी ना, वो तो एक तो छोटे छोटे खेत थे, और दूसरा क्या था कि खेत क्या थे, बिखरे हुए थे। फ्रेगमेंटेड में इधर उधर होना, जैसे एक पीस ऑफ लैंड मेरे पास यहाँ पर है तो दूसरा पीस ऑफ लैंड बहुत दूर कहीं और पर है। तो ये सब होने के कारण जो प्रोडक्शन होती थी वो क्या होती थी, बहुत ज्यादा कम होती थी। ठीक है, एक तो लैंड हमारे पास छोटे खेत थे, और दूसरा जो लैंड थी वो फ्रेगमेंटेड थी। ठीक है, तो लैंड होल्डिंग दोनों में ही हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड थी, जिसके कारण जो क्या था, अनइकोनॉमिक हमें प्रोडक्शन मिलती थी। मतलब अनइकोनॉमिक में
हमारी कॉस्ट ज्यादा आती थी, प्रोडक्शन हमें कम मिलती थी, ठीक है। और ऐसा हो रहा था कि जो जनरेशन टू जनरेशन हमारा जो लैंड डिवाइड हो रही थी, तो लैंड हमारी क्या होती जा रही थी, छोटी होती जा रही थी, ठीक है। तो मॉडर्न दूसरी पॉइंट ये था कि हमारे पास ना तो मॉडर्न मशीन थी, ठीक है, मॉडर्न इनपुट्स थे और मशीन भी नहीं थे इन छोटे छोटे प्लॉट्स पर काम करने के लिए। तो ये भी हमारे ऊपर एक प्रॉब्लम, हमें एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था ब्रिटिश टाइम राज के टाइम, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर हमें वो कैसा देकर गए थे। होप आप सबको समझ आ गई होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें जमींदार सिस्टम आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको अच्छे से फॉलो करना। थैंक यू वेरी मच।